नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां हम भाषा, साहित्य और समाज के गहरे प्रश्नों पर मनन करते हैं। आज की चर्चा का विषय है हिंदी भाषा का वैश्वीकरण, चुनौतियां और समाधान। एक भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, संवेदना और पहचान की धड़कन होती है। और जब वही भाषा सीमाओं को पार कर विश्व मंच पर पहुंचती है, तो उसके साथ पूरा सभ्यता चेतन जग उठता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वैश्वीकरण के इस युग में हिंदी सच में वैश्विक भाषा बन पाई है, या फिर अंग्रेजी के वर्चस्व और अपनी ही उपेक्षा के बीच कहीं दबसी गई है? इन्हीं पहलुओं पर हम आज विचार करेंगे। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हिंदी भाषा का वैश्वीकरण। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर रमेश चौहान का एक काफी विस्तृत लेख है, हिंदी भाषा का वैश्वीकरण। ये सुरता साहित्य की धरोहर वेबसाइट पर मिला। बिल्कुल। और आज हम इसी लेख के आधार पर हिंदी की जो ये ग्लोबल जर्नी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब कैसे दुनिया भर में फैली, इसका इतिहास क्या है, आज क्या हाल है। जी, और इसका असर क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो सकता है, और हाँ, चुनौतियां क्या है, सब कुछ जैसा लेखक ने बताया है। और एक बात जो लेख शुरू में ही बताता है वो काफी चौंकाने वाली है कि हिंदी दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हाँ। 500 मिलियन, मतलब 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसे बोलते हैं। ये संख्या तो वाकई बहुत बड़ी है। तो चलिए इसी विशाल भाषा के वैश्विक सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा आपने कहा, वक्ताओं की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा, और वैश्विक रैंकिंग में ये चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद चौथे नंबर पर है। अच्छा। पर लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। अगर हम सिर्फ मातृभाषा यानी नेटिव स्पीकर्स की बात करें, तो ये चीनी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अरे वाह, ये तो जानना और भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और फिर इसका आधिकारिक दर्जा भी है। भारत में तो है ही अंग्रेजी के साथ। हाँ, वो तो है। लेकिन फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में भी इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। अच्छा, फिजी और मॉरिशस में भी? ये रोचक है। जी हाँ। और नेपाल में इसे एक सेकेंडरी भाषा मानते हैं, और उधर कैरेबियन में, त्रिनिदाद और टोबैगो में भी लोग बोलते हैं। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि बिजनेस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन में, खासकर साउथ एशिया में हिंदी का महत्व बहुत है। हाँ, एक तरह से जोड़ने वाली भाषा है उस पूरे रीजन में। बिल्कुल, एक लिंक लैंग्वेज की तरह। चलिए अब थोड़ा इसके इतिहास पर आते हैं। लेख इसके ऐतिहासिक सफर के बारे में क्या कहता है? जड़ें तो काफी पुरानी लगती हैं। जी, जड़ें तो बहुत गहरी हैं। ये इंडो आर्यन भाषा परिवार की है, और इसका विकास हुआ है संस्कृत से। संस्कृत से? अच्छा। हाँ, मतलब संस्कृत से होते हुए फिर प्राकृत, अभ्रंश और फिर शौरसेनी, ये सब बीच के चरण थे। आप समझ लीजिए कि ये प्राचीन संस्कृत और आज की हिंदी के बीच का पुल है। लगभग 7वीं शताब्दी से इसकी शुरुआती रूप दिखने लगे थे। और फिर मध्यकाल में खड़ी बोली मानक बनी। ये आज की हिंदी की नींव है ना? बिल्कुल। आज जो स्टैंडर्ड हिंदी हम बोलते लिखते हैं वो इसी खड़ी बोली पर आधारित है। फिर आया मुगल काल, 16वीं से 18वीं सदी। हाँ, और वो दौर हिंदी साहित्य के लिए आप कह सकती हैं एक स्वर्ण युग जैसा था। अच्छा। जी, इस दौर में हिंदी साहित्य और कविता की मुख्य भाषा बन गई। लेख में तुलसीदास जी का जिक्र है। रामचरितमानस वाले। हाँ, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, फिर सूरदास जी का सूरसागर, केशवदास की कवि प्रिया, इन सब रचनाओं ने हिंदी को साहित्यिक रूप से बहुत मजबूत किया। कमाल है। फिर ब्रिटिश काल आया, 19वीं सदी। तब क्या हुआ? तब अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदी का इस्तेमाल तो किया, पर साथ में अंग्रेजी भी ले आए। हाँ, अंग्रेजी का प्रभाव वहीं से बढ़ना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि एक तरह की बाइलिंगुअल व्यवस्था बन गई, हिंदी और अंग्रेजी दोनों चलने लगी। और यही स्थिति आगे भी बनी रही। फिर आजादी के बाद 1947 में तब संविधान ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया। जी। लेकिन जैसा लेख साफ करता है, अंग्रेजी भी सह आधिकारिक भाषा बनी रही, और ये स्थिति आज तक है, जो कई बार भाषा नीति पर बहस का मुद्दा बनती है। सही कहा। अब आते हैं वर्तमान स्थिति और इसके प्रभाव पर। भारत में क्या स्थिति है आज? भारत में तो हिंदी मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है, पर भारत इतना विविध है। हाँ, कई भाषाएं हैं।
जी, बंगाली, तमिल, तेलुगु जैसी कई और शक्तिशाली क्षेत्रीय भाषाएं भी साथ साथ फल फूल रही हैं। और सरकार की तरफ से क्या प्रयास हुए हैं हिंदी को लेकर? सरकार ने आधिकारिक काम में हिंदी को बढ़ावा दिया है। जैसे सरकारी दस्तावेज हिंदी अंग्रेजी दोनों में होते हैं। हाँ, वो तो देखा है। स्कूलों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है, कई जगह अनिवार्य रूप से। ये सब इसे राष्ट्रभाषा बनाने के लक्ष्य का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस पर विवाद भी तो रहे हैं, लेख में जिक्र है इसका। हाँ, बिल्कुल है। कुछ गैर हिंदी भाषी राज्य, जैसे लेख में तमिलनाडु का उदाहरण है, वो इसका विरोध करते हैं। क्यों? उनका मानना है कि ये उन पर उत्तर भारतीय संस्कृति थोपने जैसा है। ये भाषा से जुड़ा एक संवेदनशील राजनीतिक पहलू भी है। समझा। अच्छा, सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो बॉलीवुड का जिक्र जरूर होगा। अरे हाँ, बॉलीवुड के बिना तो बात ही अधूरी है। लेख इसे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कहता है। बिल्कुल। और इसकी पहुंच ग्लोबल है, खासकर साउथ एशिया, मिडल ईस्ट में तो बहुत ज्यादा। सही। ये फिल्में हिंदी भाषा और भारतीय कल्चर को दुनिया भर में पहुंचा रही हैं। आप कह सकती हैं कि बॉलीवुड एक तरह से भारत का अनऑफिशियल कल्चरल एम्बेसडर है। हाँ, ये अच्छा कहा, अनऑफिशियल एम्बेसडर। और इसका असर दूसरी भारतीय भाषाओं पर भी हुआ है। जी, लेखक के अनुसार कई भारतीय भाषाओं ने हिंदी से शब्द और वाक्यांश अपनाए हैं, खासकर लिटरेचर और पॉप कल्चर में। अच्छा। और एक और चीज है हिंदुस्तानी। ये हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप है। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी काफी बोली समझी जाती है। भाषाओं के मेलजोल का ये क्लासिक उदाहरण है। तो ये तो हुई वर्तमान स्थिति और प्रभाव की बात। अब ये फैली कैसे दुनिया में? मतलब वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या रही? इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है प्रवासी भारतीयों का, मतलब डायस्पोरा का। अच्छा। जो भारतीय नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए, वो अपने साथ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति ले गए और वहां उसे जीवित रखा। बिल्कुल। न सिर्फ अपने घरों में, अपने समुदाय में बोली, बल्कि अगली पीढ़ी को भी सिखाई। और इसके अलावा जैसा हमने कहा, बॉलीवुड फिल्में, संगीत, साहित्य, इनसे भी गैर भारतीयों में हिंदी के लिए रुचि जगी। सही है। और शिक्षा का भी रोल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में हिंदी के कोर्स शुरू हुए हैं। अच्छा। इससे हिंदी को एक एकेडमिक पहचान मिली और सीखने के मौके बढ़े। तो मतलब प्रवासी, बॉलीवुड और शिक्षा, इन तीनों ने मिलकर इसे ग्लोबल बनाया। मोटे तौर पे हाँ। अब देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इसका वैश्विक प्रभाव कैसा रहा है, जैसा लेख में बताया है। राजनीति से शुरू करें। हाँ, करते हैं। लेख कहता है भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हिंदी इसकी एक मुख्य आधिकारिक भाषा है। जी, संसद की कार्यवाही हिंदी अंग्रेजी दोनों में होती है। कानून भी दोनों भाषाओं में छपते हैं। और विदेश नीति में सार्क की भाषाओं में से एक है ये। और यूएन हो या नाम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इन मंचों पर भारतीय प्रतिनिधि अक्सर हिंदी में बोलते हैं। इससे इसे एक ग्लोबल विजिबिलिटी मिलती है। सही। संस्कृति में तो बॉलीवुड का दबदबा है ही। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग, ग्लोबल ऑडियंस, इस सब आंकड़े लेख में हैं। हिंदी संगीत और डांस का असर भी अंतर्राष्ट्रीय है। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ वेस्टर्न म्यूजिशियन भी भारतीय संगीत से प्रभावित हुए हैं। अच्छा। और साहित्य में भी पहचान है। साहित्य अकेडमी जैसे अवार्ड मिलते हैं हिंदी लेखकों को। उनकी किताबों के अनुवाद होते हैं विदेशी भाषाओं में। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में क्या भूमिका है? देखिए, हिंदू धर्म की एक प्रमुख भाषा है, हालांकि ग्रंथ जैसे वेद, गीता वगैरह मूलतः संस्कृत में है। हाँ, संस्कृत से तो गहरा नाता है ही। बिल्कुल। कई आध्यात्मिक गुरु अपने प्रवचनों में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। और योग ध्यान जो इतना पॉपुलर हुआ है दुनिया में, हाँ, सही कहा, उसने भी अनजाने में ही सही हिंदी और संस्कृत के मंत्रों और शब्दों को फैलाया है। अच्छा। व्यापार और अर्थव्यवस्था का क्या? भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेख कहता है कि भारत में कॉमर्स के लिए हिंदी जरूरी है। और कई भारतीय कंपनियां जो अब ग्लोबल हो गई हैं, वो अपनी ब्रांडिंग में भी हिंदी यूज करती हैं। हाँ, देखा है मैंने विज्ञापन वगैरह में। जी। और साथ में भारतीय खाना, फैशन, इनकी लोकप्रियता भी कहीं ना कहीं हिंदी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है। सही है। और शिक्षा में भारत के बाहर? भारत में तो सिस्टम का हिस्सा है ही, पर बाहर भी, जैसे अमेरिका, यूके की बड़ी यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जाती है। अच्छा। और प्रवासी समुदाय अपने बच्चों के लिए भाषा स्कूल, कल्चरल सेंटर वगैरह भी चलाते हैं। तो कुल मिलाकर लेख हिंदी के काफी फैले हुए वैश्विक प्रभाव को दिखाता है, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल।
और चुनौतियां कम नहीं है। लेखक कई गंभीर चुनौतियों का जिक्र करती हैं। जैसे कि? शायद सबसे बड़ी और जटिल चुनौती है मानकीकरण की कमी। मानकीकरण की कमी मतलब ये कि हिंदी की कई बोलियां हैं, रीजनल प्रभाव बहुत है। ये विविधता अच्छी है, पर एक स्टैंडर्ड रूप बनाने में मुश्किल पैदा करती है। अच्छा, समझा। और इसी से जुड़ी है अंग्रेजी शब्दों की बहुत ज्यादा मिक्सिंग। हाँ, वो तो है ही आजकल। और देवनागरी होते हुए भी रोमन लिपि में हिंदी लिखना, ये सब मिलकर बाहर वालों के लिए हिंदी सीखना मुश्किल बनाते हैं। और एक स्टैंडर्ड न होने से शायद अच्छे ट्रांसलेशन टूल या सीखने के साधन बनाना भी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है सरकारी समर्थन की कमी। मतलब सरकार पर्याप्त मदद नहीं कर रही। युवा पीढ़ी में रुचि की कमी। जी, ये एक बड़ी चिंता है। इसके पीछे कारण कई हैं। अंग्रेजी का दबदबा, जॉब के लिए उसकी जरूरत, और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का क्रेज। हाँ, लेखक एक और बात कहती हैं, थोड़ी सेंसिटिव है, कि कुछ युवाओं में हिंदी बोलने को लेकर एक तरह की हीन भावना या संकोच होता है। ओह, ऐसा क्यों? उन्हें शायद लगता है कि अंग्रेजी बोलना ज्यादा मॉडर्न या कूल है, ये भाषा के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये तो वाकई चिंता की बात है। और क्या चुनौतियां हैं? लेख और भी गिनाता है, जैसे ग्लोबल बिजनेस और एकेडमिक दुनिया में हिंदी की सीमित पहचान। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अभी भी अंग्रेजी ही चलती है ज्यादातर? बिल्कुल। फिर अच्छी क्वालिटी के भाषा संसाधन, जैसे किताबें, ऑनलाइन कोर्स, डिक्शनरी, इनकी कमी है। ग्लोबल मीडिया में भी हिंदी की पहुंच लिमिटेड है। ज्यादातर हिंदी मीडिया का फोकस भारतीय दर्शक ही होते हैं। और विज्ञान, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में? वहां भी हिंदी का उपयोग सीमित है। इसकी एक बड़ी वजह है स्टैंडर्ड टेक्निकल शब्दों का अभाव। समझ गया। और इन सब कामों के लिए संसाधन बनाना हो, प्रचार करना हो, पैसे की कमी भी एक बड़ी रुकावट है, लेख में साफ कहा गया है। तो ये चुनौतियां तो काफी गंभीर हैं। इनसे निपटने के लिए लेख कुछ उपाय भी बताता है? हाँ, बिल्कुल। लेख समाधानों पर भी बात करता है। सबसे पहले मानकीकरण पर जोर। कैसे? सलाह है कि देवनागरी लिपि में ही लिखें, हिंदी के अपने शब्दों का ज्यादा प्रयोग करें और अंग्रेजी वगैरह के गैर जरूरी शब्दों से बचें। अच्छा, और संसाधनों की कमी का हल? ज्यादा अच्छी क्वालिटी की किताबें, ऑनलाइन कोर्स, डिक्शनरी तैयार की जाएं और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान कैसे बढ़े? व्यापार और अकादमिक जगत में हिंदी का महत्व स्थापित करना होगा। एक सुझाव ये भी है कि हिंदी को अंग्रेजी के मुकाबले में नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक ग्लोबल भाषा के तौर पर प्रमोट करें। ये अच्छा पॉइंट है। एक और बात कही गई है, शुद्ध और सरल हिंदी का प्रयोग। शुद्ध और सरल? हाँ, मतलब ऐसी हिंदी जो गैर हिंदी भाषियों को आसानी से समझ आए और जिसमें दूसरी भाषाओं के शब्द बेवजह ना भरे हों। इससे भाषा की अपनी पहचान भी बनी रहेगी। और मीडिया पहुंच, टेक्नोलॉजी में उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए ज्यादा कंटेंट बनाना, विज्ञान तकनीक के लिए स्टैंडर्ड शब्द बनाना। कल्चरल डिप्लोमेसी का भी जिक्र है शायद? जी हाँ, दूतावासों, कल्चरल सेंटर्स के जरिए हिंदी संस्कृति, साहित्य, कला को दुनिया में फैलाना। और एक जरूरी बात, समावेशिता। मतलब ये कि हिंदी को किसी एक ग्रुप की भाषा न मानकर सबके लिए एक भाषा के तौर पर बढ़ावा देना। सही है। और हाँ, इन सब के लिए पैसा तो चाहिए ही, ज्यादा फंडिंग की जरूरत बताई गई है। तो अंत में लेख का निष्कर्ष क्या है? भविष्य कैसा दिखता है हिंदी का? आशावादी है? हाँ, कुल मिला के आशावादी ही लगता है। लेखक मानते हैं कि चुनौतियों के बाद भी हिंदी का प्रभाव बढ़ रहा है। कोई उदाहरण? जैसे इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट बढ़ रहा है, नई शिक्षा नीति में भी स्थानीय भाषाओं पर जोर है, और वो मध्य प्रदेश में मेडिकल पढ़ाई हिंदी में शुरू करने की कोशिश। ये सब सकारात्मक संकेत हैं। अच्छा। लेख के आखिर में पेरेंट्स और युवाओं से एक अपील भी है। क्या अपील है? पेरेंट्स से कहा गया है कि बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के बजाय अंग्रेजी को बस एक भाषा की तरह सिखाएं, और युवाओं से कहा गया है कि रोमन में हिंदी लिखने और अंग्रेजी मिक्स करने से बचें, ताकि भाषा का मूल रूप बचा रहे। तो ये थी रमेश चौहान के लेख हिंदी भाषा का वैश्वीकरण पर हमारी आज की गहन चर्चा। जी, हमने हिंदी की वैश्विक यात्रा, उसका इतिहास, आज की स्थिति, असर, चुनौतियां और लेखक के सुझाए समाधानों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि लेख हिंदी के कई आयामों को सामने लाता है, एक बड़ी ग्लोबल भाषा होने से लेकर बॉलीवुड और डायस्पोरा के जरिए इसके कल्चरल प्रसार तक। बिल्कुल।
साथ ही मानकीकरण की कमी, अंग्रेजी का दबाव, संसाधनों का अभाव जैसी जो जमीनी हकीकतें हैं, उन पर और उनसे निपटने के रास्तों पर भी रोशनी डालता है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद लेख के नजरिए से थोड़ा अलग सोचने को कहता है। हाँ, कहिए। लेख शुद्धता और मानकीकरण पर बहुत जोर देता है। देवनागरी का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों से बचना वगैरह, ये अपनी भाषा को बचाने के लिए जरूरी लग सकता है। लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जहां भाषाएं, संस्कृतियां सब एक दूसरे से मिलती हैं, बदलती हैं, क्या किसी भाषा का एकदम शुद्ध रहना मुमकिन भी है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर दुनिया के मंच पर असरदार और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन के लिए एक मिली-जुली, लगातार बदलती हुई हाइब्रिड भाषा ही भविष्य है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शुद्धता जरूरी है या लचीलापन और बदलते वक्त के साथ ढलने की क्षमता? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर, और आज की हमारी चर्चा थी हिंदी भाषा का वैश्वीकरण, चुनौतियां और समाधान। हमने जाना कि कैसे हिंदी न केवल भारत की आत्मा है, बल्कि अब यह विश्व समुदाय में भी अपनी पहचान गढ़ रही है। फिल्मों, साहित्य, तकनीक और प्रवासी भारतीयों के माध्यम से। परंतु इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी के सामने कितनी चुनौतियां हैं। अंग्रेजी का प्रभुत्व, मानकीकरण की कमी और अपनेपन का क्षय। अब समय है कि हम सब मिलकर हिंदी को केवल राजभाषा नहीं, बल्कि विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करें, जहां हर शब्द, हर अभिव्यक्ति में भारत की आत्मा झलके। जैसा कि लेखक रमेश कुमार चौहान कहते हैं, हिंदी हमारी पहचान है और इसका विस्तार ही भारत की अस्मिता का विस्तार है। तो आइए हम सब अपनी भाषा पर गर्व करें और उसे हर मंच पर, हर अवसर पर सम्मान दें।